ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं और फोकस यहाँ होना चाहिए अब तुम्हारा। क्वेश्चंस भी करेंगे, अपनी रफ नोटबुक निकाल लो। हाँ जी, अपनी रफ नोटबुक निकालिए फटाफट जल्दी, क्योंकि रिवीजन है तो ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है? सुन रहे हो या कम कम सुन रहे हैं? किस चीज के लिए? हाँ तो करो उस पर रिवीजन, ठीक है? आज रिवाइज कर लेंगे, एक्सेलरेशन तक देखते हैं कितना होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कर लेंगे। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है? और अगर हो सका तो कल वैसे कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को, ठीक है? अगर हमारा फिर भी हमारे पास हमारा एक ही कॉन्सेप्ट वाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम इसकी तीसरी क्लास में पूरा कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को अलग से, ठीक है? चलो, लेकिन जो क्लास में करवाया जा रहा है उस पर फोकस रहना है और वो तुम्हें आना भी चाहिए, अभी ये नहीं कि वही चीज नहीं आ रही है, ठीक है? कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं? चैप्टर 7 मोशन, ठीक है? रिवीजन है। नोट्स लेके बैठे हो या नहीं, पहले बताओ, आ जाओ जरा। हाँ जी, अगर हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि डेली लाइफ में मोशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हमें पता है कि मैम एक बर्ड है, ये फ्लाई कर रही है ना? ये मोशन है। जो फिशेज है वो स्विम कर रही है, ये भी मोशन का एग्जाम्पल है। सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं मैम वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? उसके सर्कुलर पाथ पे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो भी एक मोशन का एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये मैम एटम है कोई, और ये इस एटम का न्यूक्लियस है। और ये कौन है बच्चों? ये है मैम इलेक्ट्रॉन्स, जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, ठीक है? ये बताओ जरा, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैम ये भी मोशन है, देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे हैं, ठीक है? यहां पर कोई कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो वो भी मोशन है। तुम्हारा ब्लड किस में घूम रहा है? ब्लड वेसल्स के अंदर घूम रहा है मैम, एक जगह स्टेशनरी नहीं है। सो ये सारे डेली लाइफ के मोशन के एग्जाम्पल है। मोशन का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है? ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मोशन की। हमने पढ़े हैं कि 2 स्टेट्स ऑफ मोशन होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट भी एक स्टेट ऑफ मोशन है और स्टेट ऑफ मोशन तो है ही एक दूसरी स्टेट। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रेस्ट भी एक मोशन की स्टेट है और मोशन तो है ही मोशन। अभी इसको हम आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल से इलेबोरेट करते हैं। देखो, अगर हमें स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को समझना है तो इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन हमें फिक्स करना पड़ता है पहले। किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन को फिक्स करना पड़ता है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चूजन मतलब आपने खुद चूज किया है और कैसा पॉइंट है? एक फिक्स पॉइंट है। जो पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट आपको हेल्प कर रहा है किसी मोशन को प्रिडिक्ट करने में या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने में, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। हाँ जी, रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट मैम किसी भी मोशन के दौरान हम एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, फिर हम इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम पूरी की पूरी मोशन को या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लो, अगर मैं बोल रही हूं मेरा ये वाला हाथ जो है ये एक रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से इस वाले हाथ की कितनी दूरी है ये तुम देख लो। फिर मैं कह रही हूं मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां शिफ्ट कर दिया है, अपने दूसरे हाथ को मैंने थोड़ा सा और राइट में शिफ्ट कर दिया है, तो अब बताओ पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया? आया है। तो हमें ये क्या पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट मैम वो फिक्स पॉइंट है जिसके हिसाब से हम मोशन को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, इस रेफरेंस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट अभी 5 सेंटीमीटर पे है और अभी मैंने इसको चेंज करके इसकी पोजीशन कर दी है 10 सेंटीमीटर। रेफरेंस मेरा यही है, मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखना है कि मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो हमेशा हमें एक फिक्स पॉइंट रखना होता है, तभी हम चीजों को स्टडी कर पाते हैं। जैसे कि लो इधर एग्जाम्पल लो एक, हाँ जी, कौन कौन खड़ा होना पसंद करेगा यहां? जल्दी बताओ, बाल सबके हैं, बोलिए जल्दी। लो भाई, ये हो गया, निवान को भी ले ही लेते हैं और अरिहंत बहुत खुश है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है?
ये 3 बच्चों को हमने यहां पर ले लिया है। मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिद्धार्थ की पोजीशन पे आप क्या कमेंट करोगे, है ना, रेफरेंस पॉइंट को दिमाग में रखना है। तुम्हें मुझे सिद्धार्थ की पोजीशन बतानी है क्या है। तुम ये कहोगे कि मैम निवान और अरिहंत के बीच में है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन हो गई इन बिटवीन निवान एंड अरिहंत। ये तो ठीक है, बता दिया, चलो बीच में है भाई। तो किसके रिस्पेक्ट में बताया, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ये बीच में है इन दोनों के हिसाब से। अगर मैं पूछूं अरिहंत की पोजीशन बताओ, हाँ जी, तो आप क्या कमेंट करोगे, अरिहंत की पोजीशन कैसे बताओगे आप? किसकी साइड में? अच्छा, मैंने कहा सीढ़ी कौन है, यहाँ सीढ़ी तो मुझे दिख ही रहा है। हाँ जी, आप ये कहोगे, आपको ये बताना पड़ेगा किसके, आप ये कहोगे राइट में है। किसके राइट में? मैं कहूंगी क्या निवान के राइट में है। तो आप राइट आंसर यहां पे नहीं दे सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैम अरिहंत जो है वो राइट साइड में है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, किसके राइट साइड में? राइट टू सिड, ये आपको बोलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये अगर तुम्हें अरिहंत की पोजीशन बतानी है तो सिद्धार्थ इज अ रेफरेंस पॉइंट। तुमने इसको क्या मान लिया है, तुमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अगर तुम कहोगे राइट में है, मैं कहूं निवान के राइट में है क्या अरिहंत, तुम कहोगे नहीं, फिर क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो तुम बताना चाह रहे हो पोजीशन वो भी अधूरी है। तुमने अभी तक क्या चीज नहीं बताई, तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, तभी तुम बता पाओगे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या मोशन को बहुत अच्छे तरीके से। अब जरा अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया निवान की पोजीशन के बारे में कमेंट करो, बताओ क्या बताओगे? अगर तुम कहोगे लेफ्ट में, तो क्या आंसर पूरा है, अधूरा है आंसर? लेफ्ट में किसके, अरिहंत के लेफ्ट में है क्या? नहीं। तो तुम कहोगे सिड के लेफ्ट में, लेफ्ट टू सिद्धार्थ, ये फिर पूरी बात है। इसका मतलब सिद्धार्थ क्या हो गया इस वाले केस में, सिद्धार्थ हो गया इस वाले केस में रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है या मोशन को बताना है तो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक फिक्स पॉइंट है और उसको हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, है ना। मोशन टू मोशन वो वेरी कर सकता है। आ जाओ जरा, अब हम बात कर रहे हैं कि मैम 2 स्टेट्स ऑफ मोशन है, एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। हाँ जी, स्टेट ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है? इस घर को देखो तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट पे, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी बोलिए जल्दी। अभी यहां पे देख के तो मैम यही बोल सकते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट पे। तुम्हारा घर, जब तुम घर से आए हो, घर देख के आए हो ना, कहाँ है पड़ोसी, कौन है तुम्हारे, पता है ना कौन है पड़ोसी, लेफ्ट में कौन रहता है, राइट में कौन, फ्रंट में किसका घर है, पीछे किसका घर है, सब पता है ना। जाओगे तो वहीं मिलेगा, घर ही कहीं और चला जाएगा, कैसे पता? क्या पता कहीं और चला गया हो जब तुम वापस घर जाओ। मैम रेफरेंस पॉइंट है ना, हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी वही हैं, सामने वाले भी वही हैं, पीछे वो जिनका घर था वो भी वही हैं। इसका मतलब ये सारे क्या हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। किस चीज के लिए रेफरेंस पॉइंट है? ये सारे के सारे रेफरेंस है हमारे घर की पोजीशन बताने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इस वाले घर की, ये घर मैं कह रही हूं ये घर है स्टेट ऑफ रेस्ट में। हाँ जी, कैसे पता? क्योंकि मैम हम इसकी पोजीशन को नाप सकते हैं इन पेड़ों की हेल्प से। ये पेड़ रेफरेंस हो सकते हैं, या फिर ये पड़ोस वाला घर रेफरेंस हो सकता है ना। ये हमारे जो पड़ोसी घर है, जो नेबर का हाउस है, वो क्या है, वो रेफरेंस है इस चीज के लिए। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या बताना है, किसी भी पोजीशन को बताने के लिए रेफरेंस तो बताना ही पड़ेगा, वो फिक्स पॉइंट होगा। इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हो गया? स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है मैम जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है विद टाइम। टाइम निकल रहा है, तुम यहाँ कोचिंग आए हो 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, है ना, 2 या 2.5 जितना भी रहोगे, एक्स्ट्रा क्लास होगी तो ज्यादा रहोगे, तो क्या है, घर कहीं चला जाएगा, घर वहीं रहेगा, वही साइड वाले पड़ोसी भी वही हैं, पीछे वाला आगे वाले सब वही हैं। इसका मतलब घर किस में है? घर है स्टेट ऑफ रेस्ट में तुम्हारा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है? पड़ोसियों के घर। रेफरेंस पॉइंट क्या है? पड़ोसियों के घर, क्योंकि अगर कहीं और से देखोगे तो मे बी मोशन में हो घर। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज पे आओ जरा, स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है मैम जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलेगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होगी। इधर आ जाओ जरा, इस कार में बैठे हो, कार चलानी आती है किसी को? कौन है यस मैम वाला? आती है चलानी? कुछ मत छोड़ना, आओ जरा। हाँ जी आओ जरा, मेरे को आती है, मेरे को सब आता है, कुछ चलवाना है बताओ। वो भी आता है, आ जाओ, सब आता है, लड़ो मत, इधर आओ जरा। हाँ जी
ये कार है, कार जा रही है एक पाथ पे, चले जा रही है ना, यहां से रुड़की से निकले पहुंचे दिल्ली विल्ली कहीं, तो क्या है ये किसमें, स्टेट ऑफ मोशन में, रेस्ट पे, स्टेट ऑफ मोशन में। क्यों मैम? क्योंकि मैम मान लो हमने 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, 10 बजे यहां थे, 11 बजे हम पहुंचे मेरठ मुजफ्फरनगर कहीं, फिर मैम हम 1 बजे कहां पहुंच गए, 1 बजे हम पहुंच गए दिल्ली। तो किसी भी जर्नी में, किसी भी मोशन के दौरान क्या हो रहा है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ये नहीं कि 10 बजे भी यहीं थे, 1 बजे भी यहीं बैठे हैं और कह रहे हैं दिल्ली पहुंच गए, नहीं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्लियर होना चाहिए, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट, ये दोनों ही मोशन की स्टेट्स होती हैं। ठीक है, रेस्ट में होना, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो टाइम के साथ, तो भी आप मोशन के एक स्टेट में हो। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी हमारे काम आएंगे, फोर्स वाले चैप्टर में। आओ जरा, अब हमें पता है कि मैम हमारे कोर्स में जो है हम बार बार लिख रहे थे, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज कर रहे हैं कि 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज की हम बात करते हैं, एक होती है स्केलर और एक होती है बच्चों वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ जी, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैम किसी क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो नंबर वाली चीज होती है, नंबर। जैसे यहां पर ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, मास की बात करो, वॉल्यूम की बात करो, टाइम की बात करो, टेम्परेचर की बात करो, स्पीड की बात करो, ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब मैम भैया जब तुम्हें टाइम लिखना होता है, तुम टाइम कैसे लिखते हो बताना जरा। टाइम लिखा तुमने 5 सेकंड, या फिर चलो तुमने दूसरे तरीके से, ये तो तुम्हें पता है, सेकंड इज ऐसा यूनिट, या घंटों में लिख लो 1 आवर, दोनों ही टाइम है। मुझे ये बताओ, अगर किसी को टाइम बताना हो, मैं तुमसे टाइम पूछूं भी, बच्चों मुझे टाइम बताना जरा, तो तुम ये बताओगे मैम 3:45 हो रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, या 3:45 हो रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, नहीं। जिन क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, बेतुकी बात हो गई है डायरेक्शन को इंक्लूड कर देना इसमें, जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जिनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़े, इंपॉर्टेंट हो जाती है वो चीज, इसका मतलब वो क्वांटिटीज अपनी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं तुम्हें धक्का मारूं किसी को, ये एग्जांपल लो सारे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेट। फोर्स का एग्जांपल ले लो, फोर्स बहुत कॉमन है। हाँ जी, मैं तुम्हारे में से किसी को धक्का मारूं, ऐसे मैं मारती नहीं हूं, ऐसे मैं एम गुड टीचर, ठीक है। तुम घर जाके बोलोगे अपने मम्मी पापा को कि हमें तो मैम ने धक्का मारा है, फिर वो आएंगे यहाँ मेरे पास, वो पूछेंगे बताओ कैसे धक्का मारा है, फिर मैं बताऊंगी उन्हें करके कि ऐसे धक्का मारा है, ऐसे धक्का मारा है, ये कैसे धक्का मारा है ना। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, तुम्हें चोट कैसे लगी। अगर मैं कहूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कहूँ कि मैंने ऐसे धक्का मारा, कोई यहाँ तो कुछ था ही नहीं, ऐसा धक्का लगा तो चोट कैसे लग गई, फिर यहाँ तो नीचे घास पे गिरे हैं। लेकिन डायरेक्शन बतानी, अगर मैं कहूँ मैंने ऐसे धक्का मारा था इन्हें, कहीं अच्छा यहाँ लगा इनका सर, है ना। तो इसका मतलब जब मैंने फोर्स लगाई है किसी बच्चे पे तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी। फिर मैं बता रही थी, मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मैं फोर्स का इन्हें करके दिखा रही थी डेमो, ठीक है। समझ गए फोर्स क्या होती है, सबने पढ़ रखी है। पुश करोगे किसी को, या फिर पुल करोगे, या फिर हिट करोगे। तो हिट वाला ऑप्शन भी है, बैट लेके आऊंगी, यहाँ बिठाऊंगी तुम्हें बॉल की तरह, और पता नहीं कहाँ जाओगे तुम, ठीक है। तुम उठ भी पाओगे कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ इतना बता के काम चल जाए, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के काम चल जाए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज मैम वो होती हैं जिनके साथ हमें ये तो बताना ही पड़ेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा कि 5 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन है, ये है। लेकिन साथ में मैम मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, मैंने पुश किया है, पुल किया है, हिट किया, क्या किया मैंने, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में, लेकिन धीरे धीरे जो जो चीजें आती जा रही है वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आओ जरा, अब बेटा पहले से लिखे हुए हैं, इन्फ्रेंस ऑफ मोशन रिवाइज कर रहे हैं। हाँ जी, इन्फर करने का क्या मतलब होता है, इन्फ्रेंस ऑफ मोशन। अगर मोशन को पता करना है तो मैम कैसे कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। एक कार है, वो चल रही है, वो मोशन में है, कैसे बताओगे, तुम्हें कैसे पता वो मोशन में है? देख के मैम, आंखें दी भगवान ने इतनी सुंदर, दोनों फंक्शनल, बिल्कुल बढ़िया वाली, देख के बता देंगे ये कार यहां थी अभी, अब वहां पहुंच गई है 1 सेकंड में। इसका मतलब कार ने क्या किया है, कार ने मैम मोशन शो किया है, कार स्टेट ऑफ मोशन में है। तो जो कुछ मोशन मैम ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली बता पाते हैं,
कुछ मोशन डायरेक्टली बता पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मोशन हुआ है डायरेक्ट एविडेंसेस से। किसको यूज करके बच्चों? हाँ जी बोलो, किसको यूज किया है? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स नाम की चीज दी है भगवान ने, उसको यूज करेंगे और बता देंगे कि हाँ जी देखो मोशन हुआ है, एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, क्या है बता देंगे आंखों से देख के कि भाई देखो यहाँ था, 1 घंटे बाद वहां है। और जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ना भी हो, तुमने देखा भी कितना बड़ा हादसा हुआ है ना अहमदाबाद में, पूरा प्लेन क्रैश कर गया विदिन 30 सेकेंड्स, ठीक है। चलो आओ, इनडायरेक्ट एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट का मतलब है मैम, क्या इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जिनको डायरेक्टली नहीं बता सकते, जैसे एयर है, एयर का मोशन कैसे बताओगे भाई? हवा कौन सा तुम्हें दिख रही थोड़ी ना रही है, हवा को डायरेक्टली नहीं बता सकते। लेकिन मैम जब देखा है हमने, आंधी तूफान आता है तो क्या होता है? सबसे पहले पत्ते, पूरा पेड़ हिलना शुरू हो जाता है, डस्ट धूल उड़नी शुरू हो जाती है, तो उससे हमें पता चलता है एयर का जो मोशन है उसको हम इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया देखो डस्ट मूव कर रही है, ट्री की ब्रांचेस और लीव सब मूव कर रहे हैं, इसका मतलब एयर जो है वो क्या कर रही है? एयर जो है वो ब्लो कर रही है, विंड जो है वो ब्लो कर रही है, ठीक है, मोशन है एयर का। इसका मतलब मोशन को डायरेक्टली भी बताया जा सकता है अपनी सेंस ऑर्गन्स को यूज करके, और इनडायरेक्टली भी बताया जा सकता है। मान लो तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दूं, हाँ बताओ, अगर तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दूं तो कैसे बताओगे एक कार जा रही है? करवाओ उससे और जाओ लेके मस्ती में आगे से। तो दूसरी सेंसेस भी है जो हेल्प कर देंगी तुम्हारी, ठीक है। हाँ बस ये नहीं कि वो तुम्हारे इधर ही घूर कर रहा है तुम्हारी साइड ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस हो सकते हैं। अब इधर आ जाओ, एक ही एग्जांपल से समझेंगे। जो हमने क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा है तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करे, यहाँ पर एक ही इनफ है। आओ जरा, जो मोशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और रिलेटिव है। हाँ जी, कौन बताएगा? पहले तुम में से कोई बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, क्या मतलब है? हाँ बोलो। हम्म, हाँ जी बताओ, कोई और? आओ जरा। हाँ नाव्या। है ना, डिपेंड करता है कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो कॉम्प्लेक्स है। मान लो इसका, इस बस की बात करो, ये बस है, ये बस मोशन में है। कहां आ रही है ये बस? ये बस आ रही है मैम टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म, टूवर्ड्स बस स्टैंड लिख लो। कहोगे कौन सा प्लेटफॉर्म? बस स्टैंड या फिर बस स्टेशन, ठीक है। आ गई जी, आ गई आपकी, कौन आ गई? बस। अब तुम मुझे ये बताओ, ये जो बंदे यहां पर खड़े हुए हैं सारे के सारे बस स्टैंड के ऊपर, इन्हें ये बस किस में नजर आएगी? ये बस छोड़ो, ये पैसेंजर्स किस में नजर आएंगे ये बताओ? हाँ जी, मोशन में नजर आएंगे या रेस्ट में? भाई जब बस चल के आ रही है इनके तरफ, इनको तो ये पैसेंजर भी किस में दिखेंगे? इनको ये पैसेंजर भी किस में दिखेंगे? मोशन में दिखेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, जो ये दो बंदे अंदर बैठे हैं, ये आपस में जो पैसेंजर्स हैं दोनों, ये एक दूसरे को किस में देखेंगे? रेस्ट में। इससे क्या पता चल रहा है? हाय माँ, ये क्या हुआ? इनको ये मोशन में, ये आपस में रेस्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। मोशन को बोल देना कि जैसे घर को बोल दिया हमने कि घर किस में है? घर मेरा रेस्ट में है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट देख रहा है, अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे तो मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब मोशन जो है वो सीधी सादी चीज नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तुम्हें एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, रेफरेंस पॉइंट। कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये देख रहे हैं जो खड़े हुए हैं खुद, अच्छा ये बताओ, अब ये जो पैसेंजर यहां खड़े हुए हैं, ये आपस में एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं? इनको आपस में कैसे दिखेंगे? रेस्ट में। लेकिन वो जब इनको देखेंगे, क्यों? मोशन, ऑफ कोर्स। ये इनकी तरफ आ रहे हैं तो इनको भी लगेंगे ये हमारी तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो ये बस इनकी तरफ आ रही है ना, ये पैसेंजर खड़े हुए हैं, इनको क्या लगेगा? बस इनकी तरफ जा रही है, ये हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसे फील होगा।
तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मोशन को पढ़ना कोई बहुत आसान चीज नहीं है। मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कौन किसको कहां से देख रहा है। ये पैसेंजर उनको देख रहे हैं तो वो मोशन में नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस मोशन में है। ये आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये स्टेशनरी है, रेस्ट पे। ये आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये रेस्ट पे है। लेकिन जब अंदर वाले इनको देख रहे हैं ये मोशन में है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है। आओ जरा, अब इधर बताओ जरा, ये जो एक रूम है और जो इस रूम की ये वॉल्स हैं, मुझे ये बताओ ये रूम रेस्ट पे है या मोशन पे है? अब फिर वही कर दी गलती। ये बताओ जरा किसके रेफरेंस में? भाई रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैम इस विंडो के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, अगर मैम इस फ्लोर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, अगर मैम इस रूफ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, इस रूम की जो दीवारें हैं वो किस में है? रेस्ट में। इन दीवारों की, इस कमरे की दीवारों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इन सब के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये किस में है? ये रेस्ट में। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, बाहर से कोई एस्ट्रोनॉट देख रहा है? हाँ जी, बताओ जरा क्या होगा? है अर्थ क्या दिखेगी? अर्थ घूमती हुई दिखेगी। इसका मतलब अर्थ में जितनी भी चीजें वो भी क्या कर रही होंगी? वो भी घूम रही होंगी। इसका मतलब इस बंदे को ये दिखेगा इन मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या पता चला? इस एग्जाम्पल से एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि मैम रेफरेंस पॉइंट किसे मान रहे हैं। भाई कोई भी एग्जाम्पल तुम्हें आएगा एक्सप्लेन कर, कोई भी एग्जाम्पल आपको आएगा एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको पहले रेफरेंस पॉइंट को फिक्स करना है। डेफिनेशन क्या पड़ी रेफरेंस पॉइंट की? इट इज चूजन, मतलब तुम अपनी मर्जी से चूज करते हो, और फिक्स पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में तुम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हो। तो तुम पहले अपना रेफरेंस पॉइंट फिक्स करो। अगर तुमने ये फ्लोर, ये छत, ये विंडो को रेफरेंस पॉइंट मानना है तो बता दिया ये रेस्ट में। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट देख रहा है, उसको धरती घूमती हुई नजर आ रही है, तो ऑफकोर्स ये भी घूम ही रहा होगा, है ना? तो ये मोशन में आ गया। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इज रेफरेंस पॉइंट। पहले इसको फिक्स कर लो, फिर बता दो कि भैया इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। अब आओ जरा इधर, अब पढ़ते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तुम्हारे कोर्स में स्ट्रेट लाइन वाला ही है, एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आज की क्लास में पॉसिबली हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी और मे बी एक्सेलरेशन को भी पूरा का पूरा देख लें विद न्यूमेरिकल्स। आओ जरा। हाँ जी, अगर कोई पर्सन है वो यहां से स्टार्ट करता है अपनी ट्रैवल करना यहां से, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, इस रास्ते को फॉलो किया उसने, वहां 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 जाना यही था, इसको मस्ती कर रहा था, बस यहां पहुंच गया। जहां से स्टार्ट किया वो क्या है बच्चों? जहां से स्टार्ट किया मैम वो है उसका इनिशियल पॉइंट, और जहां पे मैम वो फाइनली जाके रुका है वो है उसका फाइनल पॉइंट। अब देखो जरा, यहां पर दो चीजें आती हैं, दो कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है कोई बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, कितना उसने पाथ कवर किया है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पाथ कवर्ड, कितने रास्ते पर वो चला है, कितना पाथ उसने कवर किया है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं मैम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है अरिहंत? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है मैम हमें ये देख लेना है कि फाइनली वो कहां पहुंचा है और इनिशियली वो कहां था, और हमें इन दोनों के बीच में क्या खींच देनी है? एक स्ट्रेट लाइन। और ये हमें बता देगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या कोई ऑब्जेक्ट ये बताओ चलता है क्या? हाँ जी, क्या डिस्प्लेसमेंट को कवर किया जाता है क्या चल चल के? बताओ जल्दी। जैसे हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस पे तो वो चला, जितना चला उतना ही डिस्टेंस है, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट में चलता है क्या? पार्ट ट्रेवल करता है वो? तुम्हें पता है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मान लो ऐसे होता है मैम यही वाला पाथ ए से बी, तो इसमें तो मैम दोनों चीजें सेम होती, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैम ऐसे केसेस में चीजें अलग होती हैं जब पाथ स्ट्रेट नहीं होता। अभी के लिए बस दो चीजें यहां पर समझ लो इंपॉर्टेंट, कि मैम कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रैवल करता है, कितना वो चल रहा है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर,
वो पूरा कहलाता है उसका डिस्टेंस, जितना भी पाथ उसने कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तो सीधा सा तरीका है, फाइनल देख लो, इनिशियल देख लो, दोनों के बीच में सीधी लाइन खींच दो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है मैम शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता किसके बीच का? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का। वो कैसा भी हो रास्ता, वो तुम्हें उससे डरना नहीं है कि मैम इतना खतरनाक सा रास्ता दे रखा था। अब यहां बताओ जरा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अरिहंत जा रहा है ऐसे मस्ती में घूमते हुए, और मस्ती तभी, ठीक है। ये सिद्धार्थ, इसकी और भी मस्ती, ये कह रहा है मैं देख तेरे से ज्यादा मस्ती करके दिखाऊंगा, ठीक है। बेचारे निवान के आए थे पापा साथ, तो वो तो बस सीधा ही आ पाया, ठीक है। ये है। अब मुझे ये बता दो जरा कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका है? सिड का सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। क्यों मैम? इसको ज्यादा ये है ठीक है, हाँ जी, सुन रहे हो? जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसका क्या मतलब है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब है मैम जिसने ज्यादा रास्ता कवर किया है, पाथ ज्यादा कवर किया है। तो सिद्धार्थ को ही मस्ती चढ़ी थी, वो ऐसे बी के बीच में आया घूमते घामते आराम से, ठीक है। और सबसे छोटा पाथ किसने कवर किया है? निवान ने। पापा साथ थे तो सीधे ही आना पड़ा, ड्रॉप किया सीधा उन्होंने, नहीं तो फिर जाता वो भी कहीं और से, ठीक है। और बच्चों तुम्हें ये चीज पता चल गई है कि मैम जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही क्या होती है? उसे ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। निवान ने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया भैया, वो सीधे सीधे पहुंचा है, और इन दोनों ने बड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसके केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्या? इसके केस में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है। लेकिन उन दोनों को मस्ती चढ़ी थी, तो उन दोनों के केस में डिस्टेंस काफी ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा ये बताना जरा, अरिहंत और सिद्धार्थ का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? जो इसका है। डिस्टेंस चाहे कैसा भी हो, कैसा भी पाथ हो, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल से फाइनल के बीच की सीधी लाइन। इसको बुलाना है। प्रत्यक्ष देखना तुम्हारा भाई है क्या? चलो उसको कर लेना, एक मिनट। मन नहीं लग रहा इनका। तुम्हारा भाई था वो? तेरा भाई तो बड़ा है। तुम्हारा भाई बड़ा नहीं है? ये 4th क्लास में? अच्छा आ जाओ जरा, मेरे बेटे की क्लास में ना ये, आओ हाँ जी। डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है? इट इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। टोटल जितना भी पाथ किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं देखेंगे कि लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कुछ नहीं देखना। बस तुम्हें ऐड कर देना है जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? शॉर्टेस्ट पाथ। मैम इसमें भी कुछ नहीं करना, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, खतरनाक से खतरनाक न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्या करना है? फाइनल पॉइंट को इनिशियल से जोड़ देना है, रास्ता चाहे कैसा भी हो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है बस। दोनों की एसआई यूनिट बताओ जरा क्या होती है? मीटर। मीटर है तो दोनों डिस्टेंस ही ना। कई बच्चों को लगता है कि मैम इसकी तो कुछ और होनी चाहिए थी एसआई यूनिट। भाई है तो ये भी पाथ ही है, तो ये भी डिस्टेंस ही एक तरीके का, भले ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब न्यूमेरिकल जरा खुद करना, जरा प्रैक्टिस नोटबुक निकालो अपनी, और मैं तुम्हें करवा रही हूं। हाँ जी आओ जरा ध्यान से सुनो। एक बार तुम्हें ओ क्या है? ओ यहां पर इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन मान लेते हैं इसको। यहां से एक ऑब्जेक्ट ए पे पहुंचा है, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बच्चों डिस्टेंस बताना जरा, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आपका आंसर क्या होगा? है 60 किलोमीटर। भैया पीछे एसआई वो यूनिट भी लगा दिया करो, ठीक है। एसआई नहीं है, एसआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर्स। किलोमीटर में दिया हुआ, किलोमीटर ही लिख लो। अब मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना, जरा आरुष बताएगा। आरुष डिस्प्लेसमेंट बताओ जरा मुझे। 60 क्यों?
क्योंकि मैम अभी आपने बताया है एक ऑब्जेक्ट यहां से ए तक जितना भी चलेगा, टोटल जितना भी रास्ता कवर करेगा वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट आपने बताया है कि फाइनल और इनिशियल के बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो वो कब आएगा मैम? वो तो तभी आएगा ना जब हम इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या खींच देंगे बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन, वो आ जाएगा। तो ये भी 60, ये भी 60। अब दूसरा केस देखो ध्यान से, यहां पे दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि ओ से चले, सी पे पहुंचे, फिर बी पे पहुंचे, फिर ए पे पहुंचे, और फिर वापस आ गए सी पे, समझे? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और वापस आ गए कहां? सी पे। अब मैं इससे पूछती हूं, अर्पित से, अर्पित डिस्टेंस बताना बेटा जरा, डिस्टेंस कितना कवर किया है? ओ से ए, सुना नहीं, मतलब ध्यान पता नहीं कहां है, ये रिवीजन चल रहा है इनका, सुनो ध्यान से, इधर इधर देखो, खोना नहीं है। ओ से सी, सी से बी, बी से ए, और ए से वापस आया सी। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने? मतलब इन्हें मैथ्स की कैलकुलेशंस नहीं आ रही है। हाँ जी, 60 प्लस, गिनना जरा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये तुमसे हो नहीं ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है पेपर में, वो तुम्हें, तुम कहो सोचोगे तो बिल्कुल ठीक करके आए हूं, तुमसे निकलेगा ही नहीं। बताओ इनसे 60 में से 25 माइनस हो गई, डिस्टेंस ना निकल रही, 35 नहीं है ये। हाँ जी, तो होश में रहो, इसलिए कह रही हूं, भले ही रिवीजन है बट होश में रहो। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ जल्दी, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता डिस्प्लेसमेंट 25 है? मैम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये देखना होता है कि फाइनल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, और इनिशियल से फाइनल की तरफ को एक लाइन खींच देते हैं, वो हमें बताती है क्या? वो हमें बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल और इनिशियल के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जैसे तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, 60 प्लस 35 नहीं हो रहा इनसे, देखो रियली डन। आओ जरा डिफरेंसेस कर लेते हैं, डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आ ही गए हैं, PA1 में देख ही लिया है, हाफ ईयरली में भी आएंगे, सब जगह आते रहेंगे बार बार। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मन्नू स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कैसी होती हैं? वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? हाँ जी नाव्या, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिसमें मैम दोनों चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं कि भैया ये मैग्नीट्यूड है और ये है अपनी डायरेक्शन। पाथ डिपेंडेंट है और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब समझाओ जल्दी मुझे। हाँ जी, मतलब समझाओ क्या है इसका। मैम हमने ये देखा था कि ए से बी पे पहुंचने के लिए ना अलग अलग लोग अलग अलग रास्ता ले रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है एक्स, वो ऐसे गया, एक दूसरा बंदा है वाई, वो ऐसे गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करती है, इसकी डिस्टेंस अलग होगी, इसकी डिस्टेंस अलग होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। चाहे एक्स बंदा ये वाले पाथ से जाए, चाहे वाई बंदा इस वाले पाथ से जाए, लेकिन दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों? दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे। ये चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो ड्यूरिंग अ मोशन। कोई बच्चा ये कहता है कि मैम अगर बॉडी चले ही ना, भैया वो तुम्हें मानना ही नहीं है, तुम्हें बताना है ना भाई मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन हो रहा है। जब भी कोई मोशन हो रहा हो तो उसके दौरान पे डिस्टेंस हमेशा कोई ना कोई बॉडी ट्रेवल करेगी ही, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हाँ जी सिद्धार्थ बताओ जरा कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? मैम अगर ए से चले, बी पे पहुंचे और वापस ए पे ही पहुंच गए, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशंस किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम होती हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी जीरो।
ठीक है, डन। अब इधर आओ जरा। हाँ जी, जो अपना डिस्टेंस होता है वो पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पाथ के बारे में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं देता। इसका मतलब बताओ क्या है, बोलो जल्दी बताओ जल्दी। एग्जैक्टली पूरा बता रहे हैं मैम। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस देख के हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे गया, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे टर्न लिया, फिर इधर टर्न लिया, फिर ऐसे लिख गया। पूरे रास्ते के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें, है ना। जैसे हमने एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ क्लास में, 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाला वो क्वेश्चन, तो बता रहा है ना डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं बता रहा। डिस्प्लेसमेंट ने तो सीधी लाइन खींच दी है, ये डिस्प्लेसमेंट है। बताओ इसने क्या बताया? इसने क्या मोशन के बारे में कुछ बताया कि एक्स ने कौन सा रास्ता फॉलो किया है, वाई ने कौन सा रास्ता फॉलो किया है, कितनी बार डायरेक्शन चेंज करी है, कुछ नहीं बताया। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन देता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस वाला जो रास्ता होता है भाव। हाँ जी, क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? बताओ जरा। अगर मैं लिख दूं यहां पर एक चीज, मुझे बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, सही है कि गलत है? सही है, ये बताओ जरा। अर्पित बताएगा, बहुत सीरियसली पढ़ रहा है। अर्पित ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? क्यों? ये तो मैम पॉसिबल है, डिस्टेंस तो बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा, ये मैं गलत लगा रही हूँ सही लगा रही हूँ उस पर? तो फिर तुम्हें दिख नहीं रहा है, बोल नहीं सकते हो? या गुरु के सामने हम नहीं बोलते, ज्यादा बकवास करते हैं बस। हाँ जी, ये बताओ जरा, ये क्या है? ये वाला गलत है। डिस्प्लेसमेंट मैम बराबर तो हो सकता है डिस्टेंस के। हाँ जी, जो मैम हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रिश्तेदारी है ना, वो बराबर वाली तो हो सकती है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में भी देख लिया हमने भी पीछे, ये वाला एग्जाम्पल किया था ना। इस एग्जाम्पल से क्या पता चला? इस एग्जाम्पल से यही तो पता चला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम। कब? बताना जरा, कब सेम थे? जब कोई ऑब्जेक्ट किस पे चल रहा था बच्चों? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा या स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, हमेशा दोनों सेम होंगे। यहां क्यों सेम नहीं है? यहां कौन सा स्ट्रेट लाइन बिगड़ गया? मैम बिगड़ा ना स्ट्रेट लाइन। देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब है यहां पर यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में चलना। यहां कहां चला मैम? एक डायरेक्शन में। पहले ओ से सी गया, ठीक है, सी से बी गया, ठीक है, बी से ए गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, सीधा सीधा जा रहा था। लेकिन मैम यहां उसने टर्न ले ली ना फिर, तो इसलिए ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। यहां पर क्या है? ये नॉट स्ट्रेट लाइन। इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? बराबर नहीं है। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए डिस्टेंस से। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है, नो डाउट, डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से पता चलता है बराबर कब होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। बराबर कब नहीं होंगे? जब भी मैम टर्न हो जाए कहीं पे, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन ना रहे, या स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रैवल ना करे। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस पे तुम्हें एमसीक्यू आएगा तो लिख देना, और डिफरेंसेस भी सारे आते हैं। क्वेश्चन करो जल्दी, ठीक है। एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी मैं इसमें, एनसीईआरटी के भी करूंगी, बट तुम्हें आने चाहिए अब करके। ये नहीं बिल्कुल ब्लैंक है, चैप्टर पढ़ लिया जी ब्लैंक है, अभी भोंदुओं की तरह एक दिमाग में अलग ही डर बिठा रखा है, फिजिक्स है पता नहीं क्या बवाल है। कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल यही होती है। करो जल्दी। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तुम्हारे जैसों के लिए लिख दिया है कि मूविंग है, कहेंगे मूविंग ही नहीं है, फिर कुछ और आंसर होगा मैम, ऑप्शन सारी गलत है ना। मूविंग है, अभी बताया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? क्या स्ट्रेट लाइन? हाँ हाँ मान लो स्ट्रेट लाइन, जब दिया ना हो तो यही है। और बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये बड़ा होगा छोटा होगा? अब बताओ जरा कौन सा ऑप्शन तुम्हें ठीक लग रहा है?
और रेशो के बारे में पूछा है, इससे डरना नहीं है, कभी इससे याद है तो इसी से डर जाएंगे, पता नहीं मैम ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है? मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो। बताओ जरा कौन सा आंसर बता रहे हो? इक्वल और लेस देन 1, इसका क्या मतलब है जरा? इसका मतलब मैम ये है, इक्वल मतलब ये और लेस देन मतलब ये, तो दोनों को मिला के ऐसा साइन बनता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इक्वल और लेस देन का कॉम्बिनेशन ये है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। बिल्कुल सही बात है, पता होना चाहिए, कभी वहां एग्जाम में चकरा जाओ। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो जरा। फार्मर वाला क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, सबको आ जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। आओ जरा, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है? हाँ जी, क्वेश्चन में मैम एक चीज गिवन है हमें कि एक स्क्वायर फील्ड है, बना कि नहीं? स्क्वायर बन गया। आओ जरा, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? एक साइड जो है वो 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ठीक है? ध्यान से सुनो, इतना बड़ा नहीं बना सकते ना मैंने। आओ जरा, ठीक है, 10 मीटर, सारी साइड्स जो है इक्वल है, कितने में ट्रेवल कर रहा है? हाँ जी क्या लिखा हुआ है? एक पूरा राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है? लिखो, टाइम टेकन। एग्जाम में प्रॉपरली लिखोगे, ये नहीं कि शॉर्टकट मार दिया यहां से स्टेटमेंट, तुम्हें बिल्कुल लिखने की आदत छूट गई है, तुम्हारी आदत हो गई चूरन टाइप आंसर्स लिखने की, बस सीधा 40 मीटर 40 सेकंड और बस फिर राउंड निकाल के 3.5 मल्टीप्लाई, सीधा पूरा प्रॉपर लिखोगे। लिखो जरा, करो बैठ के, 10 बार करवा लिया ये क्वेश्चन, दोबारा से रिवीजन में भी करवा रही हूं, करो जल्दी। टाइम टेकन, मुझे पता है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है? हाँ जी रफ कॉपी निकालिए, करिए जल्दी। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है मैम कि कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड्स, लिख लो, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 40 मीटर। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें कि भैया एक राउंड जो स्क्वायर फील्ड का कंप्लीट कर रहा है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 40 मीटर। टाइम कितना लग रहा है उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में? 40 सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है और पूरा अच्छे से तमीज से लिखोगे। जब तुम्हें कोई चीज पता है कि हमें ये चीज गिवन है तो उसको लिखने में तुम्हें क्या दिक्कत है? प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन में लिखो कि भैया मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है। अब उसने तुमसे ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, पोजीशन भी बता रखी है। अब ध्यान से सुनो मैम, से फॉर एग्जाम्पल ये उसकी इनिशियल पोजीशन है O, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है और तुम्हें बताना है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद वो कहां है और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं पहले तो हमने ये बता दिया, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? पेरीमीटर कितना? 40 मीटर। कितना टाइम लगा है? 40 सेकेंड्स। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं मैम, लिख लेते हैं। मैम हम एक काम कर लेते हैं, हम ये सॉल्व कर लेते हैं कि कितने राउंड्स लगाए हैं उसने, नंबर ऑफ राउंड्स इन गिवन टाइम। हाँ जी, कितना टाइम गिवन है बताना जरा, बताओ जरा कितना टाइम गिवन है? 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। बताओ जरा, पहले टाइम निकाल लो, टोटल टाइम कितना है? 140 सेकेंड। तुम्हें नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं। नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालोगे भाई, बताओ जरा। नंबर ऑफ राउंड्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला हो जाएगा मैम टोटल टाइम अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। टोटल टाइम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम दे दिया है मैम 140 सेकेंड्स।
एक राउंड में लग रहे हैं 40 सेकेंड, इससे मैम हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स विल बी कितने, नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में ये है कि जरूरी नहीं तुमने इसका रट्टा लगाना है कि मैम यहीं से शुरू करे, भाई तू कहीं से भी शुरू कर सवाल को, तेरा आंसर विल बी सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। ठीक है, यहां से शुरू करोगे तो यहां पहुंचेगा। ठीक है, अब जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, क्योंकि क्लास में तो कर लिया था तुमने, ध्यान से सुनो। 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ जी निवान, 3 राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से चला 1 राउंड कंप्लीट। 1 राउंड का क्या मतलब है अर्पित, 1 राउंड का मतलब है मैम यहां से चल रहा है ना ओ से, तो ओ पे ही पहुंच रहा है, 40 मीटर कंप्लीट करके आ रहा है। हाँ जी, दूसरे राउंड में चला, 1 राउंड चला वहीं पहुंच गया, दूसरा राउंड चला फिर से वहीं पहुंच गया, फिर तीसरा राउंड चला फिर से वहीं पहुंच गया। अब मुझे ये बताओ आधा राउंड और बचा है, वो कहां पहुंचेगा, यहां से यहां, ये आधा ही हुआ ना मैम। 40 अगर पूरा राउंड है तो 20 क्या होगा, आधा। इसका मतलब वो यहां पहुंचा है, यहां 3.5 राउंड में। ये है उसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है बच्चों, इनिशियल पोजीशन मैम ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। अब जरा अपने शब्दों में, सुनहरे शब्दों में लिख के बताओ कि कैसे लिखोगे इस चीज को, क्योंकि लिखना इस काफी इंपॉर्टेंट। बताओ जल्दी लिखो, ब्लैक बोर्ड को मत निहारो, यहां तो मैं लिख ही दूंगी, तुम अपना लिखो कि इस चीज को हम कैसे लिख के बताएंगे पेपर में कि 3.5 राउंड्स की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कैसे लिखोगे। पहले तो मैम हम ये बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 राउंड्स इज कितनी, 0। पहले इसको खत्म कर देंगे लिख के पेपर में कि भाई मेरे 3.5 राउंड आए हैं, 3 राउंड की मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब मैम बस ये सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ राउंड। तो हर एक चीज को लिख के बताना सीखो, वहां तुम्हारे घर वाले थोड़ी ना बैठे तुम्हारी भावनाएं समझेंगे। ये करना है, अब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ये O पॉइंट है तुम्हें पता है, और मैम इसको मान लेते हैं X पॉइंट, और मैम ये भी पता है ये है 10 मीटर और ये है 10 मीटर। क्या ठीक है, ये भी 10 मीटर। लो भाई इनको तो इससे दिक्कत है, ये लो अब लग रहा है अब लग रहा है 10 मीटर। चलो फिर किसकी वजह से कहा था, आओ जरा। हाँ जी, अब ये बता दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे मैम, हम यूज करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा यही करना है। कैसे देखते हैं मैम, इनिशियल पॉइंट को ना फाइनल से मिला देते हैं अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो। लगाओ जरा, क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ ली तुमने, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 9th में। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, उन दोनों का सम कर दोगे और आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये क्या है, ये है h। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, आओ जरा। हाँ जी, अब बोलिए जरा क्या होगा। h का स्क्वायर हमें सॉल्व करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है मैम, दोनों 10-10 ही हैं। कितना हो जाएगा, h विल बी अंडर रूट ऑफ 200। इट विल बी कितना, इतना भी छोड़ देना। इसका मतलब आधे राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई, दिस विल बी योर आंसर। इतना मीटर, सेंटीमीटर, क्या किलोमीटर, क्या लिखोगे। ठीक है, तो पेपर में जब
तुम लिखने वाले हो ना, किसी चीज का सॉल्यूशन तुम्हें आता है तो तुम्हें लिखना भी आना चाहिए कि तुम लिखना क्या चाह रहे हो। ये नहीं कि सीधा सॉल्व कर दिया 3.5 राउंड और सीधा आंसर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो तुम्हें लिखनी भी तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए लिखनी। आओ जरा, ऑडोमीटर क्या होता है? ऑडोमीटर मैम वो इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताए कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ना किसी, कोई बात नहीं, हाँ जी डन। आओ जरा, अब इसमें तुम्हें काफी काफी कंफ्यूजन होता है। यूनिफॉर्म मोशन, जहां ये नाम आता है ना, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यही सारा बस कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि आगे सारे ग्राफ जितने पढ़ोगे सब में यही आने वाला है ना। तो इसको ढंग से समझ लो, एक बार ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड बराबर होती है, ठीक है। उसको अलग से एग्जांपल में बताती हूँ, पहले सुनो ध्यान से बात क्या है। बात यह है कि मैम एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, ठीक है, और वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। से फॉर एग्जांपल उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, कितनी देर में बच्चों? 1 सेकंड में। उसने अगला, ये 10 मीटर ले लो, 1 मीटर तो बहुत कम हो गया, लिखने में भी अच्छा सा नहीं लग रहा। अगला 10 मीटर ट्रैवल किया है नेक्स्ट 1 सेकंड में, फिर उसने नेक्स्ट 10 मीटर कवर किया है नेक्स्ट 1 सेकंड में, फिर उसने 10 मीटर ट्रैवल किया है नेक्स्ट 1 सेकंड में। इसी तरीके से ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसा मोशन मैम जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं? आप ध्यान से सुनते रहो इन्हें, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होता है। जहां मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाऊंगी वहीं इसका सारा तुम कबाड़ा करोगे, तो ध्यान से सुन लो। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन अगर है तो एक ही बात है, ध्यान से सुनो। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ऐसा मोशन जो सीधे सीधे एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही बात होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, तुम अपने दिमाग में इसको सेट करो कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो, डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो, सीधे सीधे जा रहे हो तुम किसी भी स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर है। न्यूमेरिकल्स में भी देख लेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो हमने देख लिया है, स्पीड और वेलोसिटी का भी हम देख लेंगे। इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का भी देख लेंगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर वो भी सेम होते हैं। यही यहाँ है, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम ही चीज है अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ की बात कर रहे हैं। तो इस केस में देखो जरा तुम, इस केस में ये ऑब्जेक्ट जो है 10-10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1-1 सेकंड में, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब इधर आओ जरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेरिएबल वेलोसिटी वेरिएबल स्पीड। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? बताओ जरा, इसका एक तीसरा नाम बताना जरा मुझे, देखो तुम्हें याद भी है कि नहीं। हाँ जी, क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? जल्दी बताओ। इसको एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं? अच्छा ये बताओ अरिहंत, यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? यहां है ही नहीं, यहां एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मैम, यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से सुन लो। इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो ये नाम तुम्हें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होता है। लिख दिया है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहां से होगी? एक्सेलरेशन को किसी को याद है एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी ही नहीं है तो क्या एक्सेलरेशन होगा भाई? जीरो होगा ना एक्सेलरेशन। अब इधर आओ जरा, यहां कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैम कि क्या चीज सेम रहेगी? टाइम इंटरवल तो मेरा सेम है 1 सेकेंड, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और कभी कोई ऑब्जेक्ट उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देख रहे हो? अरे चुप, ठीक है, सेंटीमीटर कर लेना। तो ये कैसा मोशन है? कैसा मोशन है भाई?
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मेरी बात बस एक चीज पे दो तुम, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये नाम, क्योंकि जिसको ये क्लियर नहीं है उसको आगे ग्राफ व्राफ कुछ समझ नहीं आने। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 10 मीटर ट्रैवल कर रही हूं 1 सेकंड में, 10 मीटर ट्रैवल कर रही हूं 1 सेकंड में, तो मेरी स्पीड क्या है यहां पर? तो सेम है ना, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो ये कैसा केस हो गया है? यूनिफॉर्म स्पीड का केस है ये, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी सेम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, हाँ जी, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। ये सारे नाम बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए तुम्हें, ठीक है? अब आओ जरा एग्जाम्पल बताना जरा कोई दोनों का। कोई ट्रैफिक नहीं है, खाली सड़क है, भागे जा रहे हैं, ये किस में आएगा? ये किस में आएगा? अ पर्सन जॉगिंग इन पार्क किस में आएगा? हैं? ये इतना टाइम हो गया क्या? अभी तो नहीं हुआ। हाँ जी, जॉगिंग इन पर्सन जॉगिंग इन पार्क में क्या हो जाएगा? क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? भाई और भी तो लोग हैं, अकेले थोड़ी ना हो वहां तुम अकेले थोड़ी ना हो। फिटनेस मास्टर, और भी फिटनेस मास्टर है पार्क में, तो सब लगे पड़े अपनी फिटनेस बनाने में, ठीक है? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैम जहां पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो है यूनिफॉर्म मोशन। जहां अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मैम वो है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। ये वाला तुम चाहो तो भी छोड़ भी सकते हो। ये कौन है? तो दरवाजा तोड़ेंगे हमारा, ठीक है? अभी तो है तुम्हारा टाइम, आओ। हाँ जी, तो चले जाओ, एक मिनट देख लो कौन है, एक मिनट देख लेना, क्या पता, देख लो एक मिनट। कौन? अभी मेरी क्लास नहीं चल रही, उसको पता नहीं है? हाँ जी, आओ जरा। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान से सुन लो, इसका मतलब समझ लो पहले मतलब क्या है। हाँ जी, इसका मतलब यह है कि मैम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ध्यान से सुनो जरा इधर। हाँ जी, एग्जाम्पल लो। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैम ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का क्या मतलब है? यहां मैम टाइम को हम ले लेते हैं 1 घंटा। 1 घंटे में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 50 किलोमीटर। और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 100 किलोमीटर। तो ये बताओ मुझे, इनमें से स्पीड ज्यादा किसकी है? हाँ जी, कौन से वाले की स्पीड ज्यादा है? 100। इसका क्या मतलब है? अच्छा, स्पीड से तुम्हें क्या पता चल रहा है? हाँ जी अर्पित, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो इससे हम क्या बता पा रहे हैं? वो ज्यादा फास्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो मैम इससे हमें ये पता चल रहा है कि सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन कंपैरिजन टू दिस ऑब्जेक्ट।